सोचिए कि आज से 20 साल बाद मौत का कॉन्सेप्ट ही पूरी तरह खत्म हो जाए। हाँ, सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगता है। वही ना। लेकिन सच में वैज्ञानिक आज चूहों की उम्र पलटकर उन्हें वापस जवान कर रहे हैं और लोग मौत के बाद खुद को -130 डिग्री पर फ्रीज करवा रहे हैं ताकि ताकि वो भविष्य में जिंदा हो सके। बिल्कुल। और ये एक ऐसी दुनिया का सपना है जो हम सब देख रहे हैं। पर देखिए, एक तरफ हम ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज भी लाखों लोग सिर्फ इसलिए जान गंवा रहे हैं क्योंकि उनकी दवाई नकली थी या फिर उनके खाने में एक छोटे से विटामिन की कमी थी। सही कहा। ये एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो चौंकाने वाला विरोधाभास है। एग्जैक्टली तो इस डीप डाइव में हम इसी विरोधाभास की परतें खोलेंगे। आज का हमारा उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 की थीम को समझना है। थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, यानी स्वास्थ्य के लिए एकजुट रहें, विज्ञान के साथ खड़े रहें। इसके असली मायने क्या है, आज हम वही जानेंगे। और इसके मायने निकालने के लिए हमने स्रोतों का एक काफी बड़ा स्टैक खंगाला है। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, दिग्गज मेडिकल जर्नल्स की रिसर्च है और यहाँ तक कि खुफिया न्यूज़ स्टिंग ऑपरेशंस और गहन वैज्ञानिक शोध पत्र भी शामिल हैं। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। अगर हम इन स्रोतों में दिए गए आंकड़ों पर गौर करें तो समझ आता है कि विज्ञान ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। देखिए, अगर हम बिल्कुल शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से पिछले 50 वर्षों का इतिहास देखें ना, तो विज्ञान का असर हैरान करने वाला है। इन 50 सालों में विज्ञान ने लगभग 15 करोड़ 40 लाख बच्चों की जान बचाई है। 15 करोड़? बाप रे! हाँ। और इसमें सबसे बड़ा योगदान सिर्फ एक अकेले आविष्कार करा है, खसरे यानी मीजल्स की वैक्सीन, जिसने 9 करोड़ जानें बचाई है। ओह वाह! सिर्फ एक वैक्सीन ने? बिल्कुल। इसे अगर हम भारत के संदर्भ में समझें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 1881 में भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा मात्र 25.4 वर्ष थी। वेट, 25 साल? मतलब उस दौर में एक 25 साल के व्यक्ति को लगभग अपनी उम्र पूरी कर चुका माना जाता था। जी हाँ। और 2019 आते आते ये आंकड़ा बढ़कर 69.7 वर्ष हो गया। सोचिए, ये लंबी आयु किसी चमत्कार से नहीं आई है, ये प्योरली वैज्ञानिक प्रगति से आई है। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प तुलना की जा सकती है मेरी समझ से। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमें एक ऐसा स्मार्टफोन मिल गया हो जिसकी बैटरी तो 100 साल चलेगी, लेकिन उसका अंदर का सॉफ्टवेयर हर दिन क्रैश हो रहा है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। वही ना, हार्डवेयर तो मजबूत हो गया, लंबी उम्र मिल गई, लेकिन अंदर का सिस्टम रोज नई समस्याओं से जूझ रहा है। बिल्कुल। और इस सॉफ्टवेयर क्रैश के असर हमारे आसपास साफ देखे जा सकते हैं। नवभारत टाइम्स की एक गहन रिपोर्ट बताती है कि लंबी उम्र होने के बावजूद भारत में ऐसी 6 बीमारियां हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कौन कौन सी? ये हैं डायबिटीज, कम उम्र में दिल के रोग, मोटापा, महिलाओं में पीसीओएस, फैटी लिवर और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन। ये तो आजकल हर दूसरे घर की कहानी है। सही बात है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो इन बीमारियों का मूल कारण है। फ्रंटियर्स जर्नल में छपी एक शोध रिपोर्ट इसका एक बड़ा कारण हिडन हंगर यानी छिपी हुई भूख को मानती है। छिपी हुई भूख, ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि लोग पेट भर के खा तो रहे हैं, लेकिन मतलब उनके शरीर को वो पोषण नहीं मिल रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। पेट भरा है पर कोशिकाएं भूखी हैं। अरे! ये सिर्फ मोटापे या ज्यादा खाने की समस्या नहीं है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का मामला है। शोध बताता है कि भारत की 80% से अधिक आबादी में कैल्शियम, विटामिन ए, B12 और फोलेट की भारी कमी का जोखिम है। 80%? ये तो लगभग पूरी आबादी हो गई। हाँ, और इसमें एक और तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है। भारतीय शाकाहारी भोजन में लाइसीन नामक एक बहुत जरूरी अमीनो एसिड की भारी कमी होती है। अच्छा, ये लाइसीन करता क्या है शरीर में? देखिए, ये हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा शरीर खुद लाइसीन नहीं बना सकता, इसलिए इसे बाहर से यानी खाने से लेना पड़ता है। समझ रही हूँ। पर जब अनाज पर आधारित आहार में इसकी कमी होती है तो शरीर का जो रिपेयरिंग सिस्टम है वो धीमा पड़ जाता है। तो इसका समाधान क्या है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई महंगे सप्लीमेंट्स खरीद कर खा सकता है? यहीं पर वैज्ञानिक बहुत ही सस्ता और सटीक समाधान पेश करता है, जिसे हम फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब खाने में ऊपर से विटामिन्स मिलाना, जैसे आयोडाइन वाला नमक आता है। बिल्कुल सही।
और बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है फसल उगाते समय ही कृषि विज्ञान के जरिए बीजों में ऐसे बदलाव करना कि फसल में खुद ब खुद पोषक तत्व ज्यादा हों। ओह, यानी पौधे के अंदर ही पोषण बढ़ा दिया। लेकिन इसमें खर्च बहुत आता होगा ना? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। इसका अर्थशास्त्र देखें तो यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन यानी नमक में आयोडीन मिलाने का खर्च प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष मात्र $0.05 आता है, यानी कुछ पैसे। वेट, बस कुछ पैसे? हाँ, और पूरे भारत में चावल के बायोफोर्टिफिकेशन के लिए लगभग $1.6 मिलियन का खर्च आकलित किया गया है। एक बड़े देश के स्वास्थ्य बजट के नजरिए से देखें तो ये रकम ना के बराबर है। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, अगर विज्ञान के पास इतने सस्ते और प्रभावी समाधान मौजूद है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? हम ऐसी बीमारियों से क्यों जूझ रहे हैं? प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जहां विज्ञान का फायदा उठाकर कुछ लोग नकली सिस्टम बना लेते हैं। एक ऐसा माफिया जो असली विज्ञान की मेहनत पर पानी फेर देता है। और ये मुद्दा सच में डरा देने वाला है। अगर हम स्रोत सामग्री में देखें तो जी न्यूज़ के एक खुफिया स्टिंग ऑपरेशन का डेटा सामने आता है, और सच कहूं तो ये किसी को भी डरा दे। जी, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाजार में बिकने वाली हर 4 में से 1 दवा नकली है। हर 4 में से 1, यानी 25% दवाएं नकली हैं। हिमाचल प्रदेश का ऊना क्षेत्र इसका एक बड़ा हब बन चुका है। इस स्टिंग ऑपरेशन में साफ दिखाया गया कि कैसे ये माफिया और कुछ झोला छाप डॉक्टर मिलकर पैंटीड, डोलो और एल्प्रोजोलाम जैसी उन दवाओं की हूबहू कॉपी बनाते हैं जिनकी मांग सबसे ज्यादा है। और पता है, वो आपस में इन नकली दवाओं को कोड वर्ड में डी बुलाते हैं। डी यानी डुप्लीकेट। ये सच में घटिया है। इसमें जो बात सबसे ज्यादा खतरनाक है ना, वो इनकी काम करने की तकनीक है। एक आम इंसान नकली दवा पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग असली दवाओं के क्यूआर कोड तक को हूबहू कॉपी कर लेते हैं। अरे बाप रे, क्यूआर कोड भी फेक? हाँ, जब कोई दवा खाने से दवा खरीदता है तो वो पैकेजिंग और क्यूआर कोड देखकर विश्वास कर लेता है। उसका दिमाग शांत हो जाता है कि वो सुरक्षित है, पर अंदर से वो दवाई मिट्टी या चॉक पाउडर से ज्यादा कुछ नहीं होती। सोचिए, कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति अपने दिल की दवा खा रहा है, ये सोच कर कि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन असल में उसे मिट्टी खिलाई जा रही है। ये तो सीधा धोखा है। बिल्कुल धोखा है। पर बात सिर्फ नकली दवाइयों पर नहीं रुकती। स्रोत सामग्री में एक और खतरे का जिक्र है जो शायद इससे भी बड़ा है। आप स्यूडो साइंस की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, छद्म विज्ञान या स्यूडो साइंस। पीएमसी NIH का एक बहुत गहन रिसर्च पेपर बताता है कि महामारी के दौरान बीमारी से भी ज्यादा बड़ा खतरा ये छद्म विज्ञान बन गया था। हाँ, उस पेपर में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिखाती हैं कि घबराहट में लोग तर्क शक्ति कैसे खो बैठते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि हम इन रिपोर्ट्स में दर्ज दावों को तटस्थ रूप से बता रहे हैं। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक या धार्मिक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ स्रोत में जो डेटा दिया है उसे सामने रख रहे हैं ताकि डर के मनोविज्ञान को समझा जा सके। सही कहा। तो इस पेपर में क्या उदाहरण दिए गए हैं? शोध पत्र दर्शाता है कि जब डर अपने चरम पर था, तब बिना किसी वैज्ञानिक आधार के दावे हर तरफ से आए। जैसे ईरान में एक धर्मगुरु ने संक्रमण के इलाज के लिए गुदा यानी एनस में वायलेट ऑयल वाला रुई रखने की सलाह दी। ओह गॉड। कुछ गुटों द्वारा ऊंट या गाय का मूत्र पीने को एक चमत्कारी इलाज बताया गया। और तो और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शरीर में कीटाणुनाशक यानी डिसइंफेक्टेंट्स इंजेक्ट करने जैसा सुझाव तक सामने आया। कीटाणुनाशक इंजेक्ट करना, ये तो जानलेवा हो सकता है। वही तो, इन उदाहरणों को शोध पत्र में इसलिए रखा गया है ताकि समझा जा सके कि जो वैज्ञानिक आधार नहीं होता तो चाहे नेता हो या धर्मगुरु, डर का फायदा उठाया जाता है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन है। चलिए मान लिया कि जिनके पास शिक्षा का अभाव है वो ऐसी बातों में आ जाते हैं, पर पढ़े लिखे लोग जिनके पास जानकारी की कमी नहीं है, वो इस छद्म विज्ञान के जाल में कैसे फंस जाते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसे समझने के लिए हमें किसी दवाई की नहीं बल्कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की जरूरत पड़ेगी। हाँ, और इस साइकोलॉजी को समझने के लिए स्रोत सामग्री में मिंट की एक साइबर क्राइम रिपोर्ट का किस्सा बहुत सटीक बैठता है। इसमें एक 70 वर्षीय पढ़ी लिखी रिटायर्ड डॉक्टर को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया था। 70 वर्षीय डॉक्टर, उन्होंने इन ठगों पर विश्वास कैसे कर लिया? वही तो बात है। उन्हें एक वीडियो कॉल आती है, स्क्रीन पर बकायदा एक नकली कोर्टरूम का सेटअप था। नकली पुलिस वर्दी में एक आदमी नकली जज बनकर बैठा था।
उन्होंने उस रिटायर्ड डॉक्टर को इस कदर डराया कि डर के मारे उस महिला ने उन्हें 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। 13 करोड़? एक पढ़ी लिखी डॉक्टर ने? जी हाँ, सोचिए। पर जब नकली पुलिस या जज जैसी कोई फेक अथॉरिटी सामने होती है ना, तो डर के आगे तर्क करने का समय ही नहीं मिलता। यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो यही मनोविज्ञान है। डर और ये फेक अथॉरिटी इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग को पूरी तरह पैरालाइज कर देते हैं। बिल्कुल। जब आप किसी को व्हाइट कोट पहने देखते हैं या कोई बहुत आत्मविश्वास के साथ चमत्कारी दावा करता है, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का तर्क करने वाला हिस्सा बैकग्राउंड में चला जाता है। इसीलिए विज्ञान के साथ खड़े होने का मतलब सिर्फ दवाई खाना नहीं है। तो और क्या है? इसका असली अर्थ है सवाल पूछने की क्षमता विकसित करना और हर दावे को तर्क की कसौटी पर कसना। सही बात है। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो इसका क्या अर्थ निकलता है? एक तरफ हिडन हंगर और बीमारियां हैं, दूसरी तरफ नकली दवाएं और छद्म विज्ञान का मनोविज्ञान। इन सब चुनौतियों से एक साथ निपटने का क्या रास्ता है? इसका एक बहुत ही समग्र समाधान सामने आ रहा है, जिसे वन हेल्थ अप्रोच कहा जाता है। इसी दिशा में फ्रांस के लियोन शहर में WHO और G7 मिलकर वन हेल्थ समिट आयोजित कर रहे हैं। वन हेल्थ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। देखिए, इसका मूल मंत्र ये है कि इंसान का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये तीनों आपस में एक ऐसी चेन से जुड़े हैं जिसे तोड़कर नहीं देखा जा सकता। सुनने में तो ये बड़ा सिद्धांतिक लगता है। जमीन पर ये कैसे काम करता है? कोई उदाहरण है स्रोत में? हाँ, स्रोत सामग्री में 2006 में केन्या में फैले रिफ्ट वैली फीवर का बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। हुआ ये कि जलवायु परिवर्तन के कारण केन्या में अचानक से काफी भारी बारिश हुई। अच्छा, बारिश से शुरू हुआ। जी, इस बारिश से जमीन पर पानी का जमाव बढ़ा और सालों से मिट्टी में दबे हुए मच्छरों के अंडे अचानक एक साथ पनप गए। इन मच्छरों ने वहां चरने वाले मवेशियों को काटा, वायरस एम्प्लीफाई हुआ और लगभग 12.5 मिलियन जानवर बीमार हो गए। 12.5 मिलियन जानवर? और फिर वहां से ये वायरस उन जानवरों का ध्यान रखने वाले इंसानों तक पहुंच गया। अब सोचिए, शुरुआत मौसम और बारिश से हुई और आखिर में इंसान बीमार पड़ गए। इस चेन को अलग करके ठीक नहीं किया जा सकता। ये तो सच में एक डोमिनो इफेक्ट है। मौसम में बदलाव से सीधा इंसान पर असर। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पंजाब का उदाहरण भी शोध पत्र में दिया गया है। हाँ, वहां क्या आंकड़े थे? वहां लगातार खेती और पानी के दोहन से ग्राउंड वाटर लेवल लगभग 9.2 मीटर गिर गया है। अब ऊपर से देखें तो ये सिर्फ पानी की कमी लगती है, लेकिन गहराई में मिट्टी अपने सूक्ष्म पोषक तत्व खो रही है। अगर मिट्टी में ही पोषण नहीं होगा तो फसल में कहां से आएगा? और फिर वही हिडन हंगर की समस्या सामने खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसीलिए वन हेल्थ अप्रोच में दो और बातों को मुख्यधारा में लाया जा रहा है। पहला है आदिवासियों यानी इंडिजिनस ट्राइब्स का पारंपरिक ज्ञान। वो सदियों से पर्यावरण के साथ एक संतुलन बनाकर जीते आए हैं। उनके इस नेचुरल ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ना होगा। और दूसरा बड़ा मुद्दा है लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी। स्वास्थ्य और पर्यावरण में लैंगिक समानता कैसे जुड़ती है? देखिए, जब भी कोई जलवायु आपदा आती है या खाने की कमी होती है, स्रोत बताते हैं कि उसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। विकासशील क्षेत्रों में पोषण और हेल्थ केयर तक महिलाओं की पहुंच सबसे पहले कम होती है। बिना विमेन एम्पावरमेंट के आप वन हेल्थ का संकल्प पूरा नहीं कर सकते। बहुत सही पॉइंट है। अब कहानी को एक अलग दिशा में ले जाते हैं। अगर हम वन हेल्थ पूरी तरह अपना लें, नकली दवाइयों और स्यूडो साइंस को हरा दें, तो आने वाला कल कैसा होगा? विज्ञान हमें भविष्य में कहाँ ले जा रहा है? अगर हम विज्ञान की आगे की तैयारी देखें तो आज तक की एक शोध रिपोर्ट ऐसी बातें बताती हैं जो किसी मूवी जैसी लगती हैं। ये शोध रिवर्स एजिंग यानी उम्र को वापस पलटने पर हो रहा है। वेट, उम्र पलटना? हाँ, हार्वर्ड और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने, जिसमें डेविड सिंक्लेयर शामिल हैं, लैब में चूहों पर प्रयोग किए और उन्होंने बूढ़े चूहों की आयु को वापस युवावस्था में लौटा दिया। और तो और, जो चूहों की आंखों की रोशनी चली गई थी बुढ़ापे की वजह से, वो भी वापस आ गई। एक मिनट रुकते हैं। चूहों को वापस जवान कर दिया, ये संभव कैसे हुआ? इसके पीछे का विज्ञान है एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग। इसे एक सीडी के उदाहरण से समझते हैं। हमारे शरीर का डीएनए एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी की तरह है। बचपन में ये सीडी बिल्कुल साफ होती है और बढ़िया म्यूजिक प्ले करती है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इस सीडी पर स्क्रैचेस आने लगते हैं, जिसे हम एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं। कोशिकाएं बूढ़ी होने लगती हैं। लेकिन विज्ञान ने पता लगाया है कि हर कोशिका के अंदर उस सीडी की एक बैकअप कॉपी भी होती है। ओह अच्छा। वैज्ञानिकों ने कुछ खास प्रोटीन्स का इस्तेमाल करके उन स्क्रैचेस को मिटा दिया और कोशिका वापस अपनी बैकअप कॉपी को पढ़ने लगी। शरीर का सॉफ्टवेयर रीसेट हो गया और वो जवान हो गया। ये तो माइंड ब्लोइंग है। अगर ऐसी रीप्रोग्रामिंग कोशिकाओं में संभव है तो इसका अर्थ ये हुआ कि भविष्य में इंसान मौत को पूरी तरह हरा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर जोजे कोर्डेरो जैसे वैज्ञानिकों का दावा तो यही है कि 2045 तक इंसान अमर यानी इमॉर्टल हो सकता है। 2045? ये तो ज्यादा दूर नहीं है। वही तो। और जो लोग इस तकनीक का इंतजार नहीं कर सकते, वो क्रायोनिक्स की मदद ले रहे हैं। आज के समय में लोग लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके अपने शरीर को मौत के तुरंत बाद -130 डिग्री पर फ्रीज करवा रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए देकर फ्रीज? हाँ, इसमें शरीर से खून निकालकर एक मेडिकल एंटी फ्रीज डाल दिया जाता है ताकि कोशिकाओं के अंदर का पानी बर्फ बनकर उन्हें फाड़ ना दे। उन्हें उम्मीद है कि जब रिवर्स एजिंग आएगी तो उन्हें दोबारा जिंदा कर लिया जाएगा। ये सच में इंसानी अस्तित्व को नए सिरे से परिभाषित करने जैसा है। एकदम। ये सिर्फ लंबी आयु का सवाल नहीं रह गया है अब। विश्वास करना मुश्किल है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के निचोड़ की तरफ बढ़ें, तो आज हमने क्या समझा? हमने देखा कि वर्ल्ड हेल्थ डे का जो नारा है, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, वो सिर्फ एक दिन का नारा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हिडन हंगर से लेकर नकली दवाइयों और डर के माहौल में सूडो साइंस से बचने तक, और वन हेल्थ के जरिए मौसम, मच्छर और महामारी के कनेक्शन को समझने तक, और एंड में रिवर्स एजिंग के चमत्कारों तक, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम तर्क को कितनी अहमियत देते हैं। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इसका सीधा अर्थ ये है कि विज्ञान के साथ खड़े होने के लिए लैब कोट पहनने की जरूरत नहीं है। सही कहा। एक आम इंसान का व्हाट्सएप पर आए किसी भी चमत्कारी दावे पर सवाल उठाना, डर की जगह लॉजिक का इस्तेमाल करना और अपने आसपास की मिट्टी और पानी की फिक्र करना, यही असल में विज्ञान का साथ देना है। एकदम सटीक बात। तो इस डीप डाइव को समेटते हुए आज के लिए एक आखिरी विचार पर रुका जा सकता है। सोचिए, विज्ञान शायद 2045 तक हमें रिवर्स एजिंग से अमर बना दे, लेकिन अगर हमने आज वन हेल्थ को नहीं अपनाया, अगर हमने अपनी मिट्टी को जहरीला, पानी को खत्म और अपनी सोच को छद्म विज्ञान से ग्रस्त ही रहने दिया, तो क्या हम सच में एक बीमार और बंजर धरती पर हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहेंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। इस उलझन और इस सवाल पर चिंतन जरूर होना चाहिए। द डीप डाइव की इस विस्तृत चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।